वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजिकल। तो आज की इस वीडियो में हम कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? फोटोसिंथेसिस। कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है कि प्लांट्स जो होते हैं अपना फूड जो होते हैं लाइट के थ्रू बनाते हैं। वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, अपना फूड जो है वो खुद बनाते हैं लाइट के थ्रू। एंड ये पूरा प्रोसेस जो होता है एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। इनमें काफ़ी सारी रिएक्शंस होती हैं और मेन रिएक्शन जो होती है वो होती है लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। यहाँ पे हम देख सकते हैं हम लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। तो ये रिएक्शंस किस तरीके से होती है, इनमें क्या क्या एक फूड प्रोडक्ट बनता है, ये सब हम देखेंगे। एंड यहाँ हम डायग्राम में एक रिएक्शन मतलब पूरा प्रोसेस समझ सकते हैं इस डायग्राम के थ्रू कि ये प्रोसेस जो होता है फोटोसिंथेसिस का किस तरीके से होता है। सो यहाँ पे ये लीफ है, एक छोटा सा प्लांट है एंड ये सन है। तो सन की लाइट जो होती है प्लांट्स की जो लीफ होती है वो ऑब्जर्व करती है। ऑब्जर्व कैसे करती है कि प्लांट्स की जो सेल्स होती हैं ऊपर की तरफ, उनमें क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल में लाइट ऑब्जर्व करने की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सो ये लाइट को लेकर एंड एनवायरनमेंट के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एंड रूट से वाटर लेते हैं। तो ये सब लाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड लेके ये सब रिएक्शंस करते हैं। रिएक्शन के थ्रू जो हमारा फूड प्रोडक्ट होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट, जिसलिए मतलब प्लांट्स जो होते हैं वो जो उनकी जो भी एक्टिविटी होती है तो एक्टिविटी होती है वो सब कैसे करेंगे जब उन्हें एनर्जी प्रोवाइड होगी। ठीक है, ह्यूमंस होते हैं, उन्हें भी वर्क करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो हमें भी कार्बोहाइड्रेट्स हम लेते हैं, फैट लेते हैं। तो ये सब जो होता है हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। ऐसे प्लांट्स जो होते हैं फूड के रूप में कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, ऐसे एनर्जी को स्टोरेज करते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन जो होते हैं बाहर एनवायरनमेंट में निकालते हैं। ओके, सो इसके ये डायग्राम में जो ये प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का, इसकी रिएक्शंस भी हम आगे देखेंगे। एंड लाइट रिएक्शन क्या होती है, डार्क रिएक्शन क्या होती है वो भी देखेंगे। क्योंकि ये जो पूरा प्रोसेस है उसको करने के लिए भी हमें कुछ एनर्जी की ज़रूरत होती है, जैसे ATP, NADPH। तो ये सभी एनर्जी जो होती है हमें लाइट रिएक्शंस के थ्रू मिलती है। कि लाइट रिएक्शन होती है उससे एनर्जी बनती है एंड डार्क रिएक्शन में जो होता है फूड प्रोडक्ट बनता है। और सो ये पूरा प्रोसेस जो है हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। एंड फर्स्ट मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड यहाँ देखते हैं ओवरव्यू। तो ओवरव्यू क्या है कि डेफिनेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, कि इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक आगे कवर करेंगे। कि फर्स्ट हम एक इजी शॉर्ट डेफिनेशन देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस किस तरीके से होता है। एंड उसके बाद है इम्पोर्टेंस कि हमारे एनवायरनमेंट में एंड जो प्लांट होते हैं उनको किस तरीके से मतलब ये हेल्पफुल होता है ये पूरा प्रोसेस फोटोसिंथेसिस का, वो हम देखेंगे। एंड फोटोसिंथेसिस, व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस, कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है, कि एक नॉर्मल प्रोसेस किस तरीके से होता है उसका, उस बारे में हम देखेंगे। एंड क्लोरोप्लास्ट, ये जो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर जो होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि क्लोरोप्लास्ट जो होता है एक मेन ऑर्गन होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्लोरोफिल होते हैं। जो क्लोरोफिल और बाकी पिगमेंट्स जो होते हैं वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही होते हैं। एंड इनमें क्या होती है, प्रॉपर्टीज़ होती है लाइट को अब्जॉर्ब करने की। और ये पूरा रिएक्शन जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही होता है। तो ये इसकी स्ट्रक्चर जो होती है काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। सो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। की मैंने पिगमेंट बताया कि क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं उसमें काफ़ी सारे पिगमेंट्स होते हैं, काफ़ी सारे इसमें पिगमेंट होते हैं कि क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B एंड कैरोटीनॉइड एंड ज़ैंथोफिल, ये सभी जो होते हैं वो पिगमेंट्स होते हैं जो कि हमारे पूरे प्रोसेस को करने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। ओके, यानी पूरा प्रोसेस हम देखेंगे फोटोसिंथेसिस का किस तरीके से होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हम डेफिनेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। कि इसकी एक शॉर्ट डेफिनेशन क्या होती है फोटोसिंथेसिस की, इज़ द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म यूज लाइट एनर्जी टू मेक शुगर एंड, क्या देखते हैं, शुगर एंड ऑक्सीजन गैस फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ओके, सो ये प्रोसेस जो होता है यहाँ प्लांट्स में होता है। प्लांट्स जो होते हैं ये एक ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये अपना फूड जो होते हैं खुद बनाते हैं एनवायरनमेंट के थ्रू एनर्जी लेके
उस एनर्जी का यूज़ करके ये शुगर बनाते हैं। हमने देखा था कार्बोहाइड्रेट शुगर के रूप में स्टोरेज करते हैं। ऑक्सीजन, हाँ, ऑक्सीजन जो होते हैं, ऑक्सीजन जो होता है वो बाहर वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में निकालते हैं। ओके, ये सभी मतलब एनर्जी, लाइट, जो सनलाइट जो होती है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, इन सभी का रिएक्शंस करके ये फूड प्रोडक्ट बनाते हैं। ओके, अगर इन प्लांट्स, एल्गी एंड सम प्रोकैरियोट्स, कि ये प्रोसेस जो होता है सम कुछ प्लांट्स में, एल्गी में एंड प्रोकैरियोट्स में होता है। ठीक है, तो जो अभी हमने उसमें डायग्राम देखा था, अभी हमने एक इस प्रोसेस को समझा था एक शॉर्ट फॉर्म के रूप में, तो उसकी जो प्रोसेस मतलब डायग्राम जो है उसके रिएक्शन यहाँ पे नीचे मेंशन किए हैं कि CO2, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, H2O एंड सन की एनर्जी आ रही है, लाइट एंड क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल जो होता है सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि वही सन की जो मतलब एनर्जी होती है, लाइट जो होती है, उसको ऑब्जॉर्व करता है। तो ये सभी रिएक्शन करके फूड प्रोडक्ट क्या बनाते हैं, शुगर बनाते हैं, कि प्लांट्स से इसको अपनी एनर्जी के रूप में यूज़ करते हैं। बाहर वेस्ट प्रोडक्ट उसका होता है O2। तो ये एक नॉर्मल शॉर्ट रिएक्शन है जिसके थ्रू हम ये बता सकते हैं, इजीली डिफाइन कर सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है, कि अपनी एनर्जी, एक एनर्जी प्रोडक्ट बनाने के लिए प्लांट्स जो होते हैं इस प्रोसेस, ये प्रोसेस करते हैं फोटोसिंथेसिस। सो नेक्स्ट हम इसको देखेंगे, तो नेक्स्ट हम देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, कि एक एनवायरनमेंट में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो किस तरीके से हेल्पफुल होता है। तो फोटोसिंथेसिस से जो होता है कि मतलब फूड बनता है, मतलब प्लांट्स जो होते हैं आप खुद को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ग्रोथ करते हैं। तो प्लांट हमारे मतलब एनवायरनमेंट के लिए प्लांट्स जो होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये हमें ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करते हैं। ओके, सो एक ये भी होता है कि फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्लांट्स जो होते हैं ग्रो करते हैं एंड एनर्जी आप खुद को प्रोवाइड करते हैं। फोटोसिंथेसिस इज एसेंशियल फॉर द एक्सिस्टेंस ऑफ ऑल लाइफ ऑन अर्थ, कि फोटोसिंथेसिस जो होता है बहुत ही एसेंशियल होता है। एंड फोटोसिंथेसिस जो होता है मतलब फूड चेन, आपने पढ़ा होगा टॉपिक, कि फूड चेन जो होती है उसका हमारा प्राइमरी प्रोडक्ट जो होता है वो प्लांट्स ही होते हैं। कि फर्स्ट प्लांट होता है एंड उस प्लांट को जो होता है कुछ प्लांट्स के थ्रू मतलब हम कोई भी फ्रूट होते हैं, वेजिटेबल जो हमें प्रोवाइड होता है, उसे हम खाते हैं। एंड मतलब एनिमल्स भी खाते हैं, ह्यूमंस भी खाते हैं, एंड फिर उन एनिमल्स को कोई और एनिमल खाता है। तो इस तरीके से जो होती है हमारी फूड चैन चलती है। तो ये चेन जो होती है सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होती है, प्लांट्स के थ्रू। तो ये सभी मतलब फूड चेन बनाने के लिए, जो फूड चेन जो होती है एक मतलब एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए भी इम्पोर्टेंट होती है, कि हमें यहाँ फूड नहीं मिलेगा तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। सो एक प्राइमरी प्रोडक्ट के रूप में भी ये इम्पोर्टेंट होते हैं प्लांट्स। ठीक है, और और प्लांट्स जो होते हैं कैसे सर्वाइव करेंगे, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। कि फोटोसिंथेसिस होगा, उन्हें एनर्जी मिलेगी, फूड मिलेगा, एंड देन वो सर्वाइव करेंगे, और जो हमारे एक नॉर्मल चेन जो है वो चल पाएगी। ठीक है, और फोटोसिंथेसिस किस लिए हेल्पफुल होता है, कि फोटोसिंथेसिस आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन, कि फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो होता है ऑक्सीजन का प्रोडक्शन भी होता है। कि ऑक्सीजन जो होती है एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हो या लिविंग जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सब के लिए ऑक्सीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए। सो इसलिए भी फोटोसिंथेसिस हेल्पफुल होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एंड इन दिस प्रोसेस कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, कि प्लांट्स में ये जो होता है लाइट एनर्जी जो होती है उसको केमिकल एनर्जी में चेंज कर देता है, एंड ग्लूकोज के रूप में अपना फूड बनाता है। ठीक है, तो इधर ये हमने देखा कि फोटोसिंथेसिस जो होता है किस तरीके से हम हमारे लिए हेल्पफुल होता है एंड बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ये तो अब देखेंगे व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस, कि फोटोसिंथेसिस एक्चुअल में होता क्या है। वैसे तो हमने एक रिएक्शंस, ये वाली रिएक्शन हमने पहले देख ली है, कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एंड सनलाइट एंड क्लोरोफिल जो होता है उसका यूज़ करके एक फूड प्रोडक्ट बनता है, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन बनती है। ठीक है, तो ये हमारा एक नॉर्मल एक रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस की। तो हम ये देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, कि फोटोसिंथेसिस के मेन पॉइंट्स लिखे हैं। सो हम ये देखते हैं
तो ये वीडियो में एक शॉर्ट नोट्स भी बनाए गए हैं कि अगर किसी स्किनी स्टूडेंट्स को नोट्स बनाने में अगर प्रॉब्लम होती है तो इस वीडियो के थ्रू आप नोट्स भी इजीली नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने इसमें क्या कहते हैं रिएक्शंस भी ऐड की है एंड फोटोज़ डायग्राम जो होते हैं वो ऐड की है, जिसके थ्रू आप इजीली समझ सकते हैं एंड थ्योरी भी है। ठीक है, तो आप इस सब का यूज़ करके आप अपने खुद के नोट्स भी बना सकते हो। सो नेक्स्ट हम देखते हैं फोटोसिंथेसिस अकर व्हेन प्लांट्स यूज लाइट एनर्जी टू कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस जो होती है प्लांट्स में होती है वो लाइट एनर्जी का यूज़ करके कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन में। लीव्स कंटेन माइक्रोस्कोपिक सेलुलर ऑर्गेनेल्स नोन एज क्लोरोप्लास्ट। की लीफ जो होती है, पत्तियाँ जो होती है प्लांट्स में, वो कौन सा सेलुलर ऑर्गेनेल्स लेती है, मतलब उनके पास होता है क्लोरोप्लास्ट। ईच क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स ए ग्रीन कलर्ड पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। ठीक है, अभी पहले मैंने आगे बताया था कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो किसको कंटेन करता है, क्लोरोफिल को। भी काफ़ी सारे और भी पिगमेंट्स के नाम बताए थे कि वो पिगमेंट्स भी जो होते हैं किस में होते हैं, क्लोरोप्लास्ट में। लाइट एनर्जी इज अब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल मोलिक्यूल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड and oxygen enter through the tiny pores of stromata and located in the epidermis of leaves such as glucose and fructose। कि इनका शुगर का जो प्रोडक्ट होता है वो मतलब लास्ट प्रोडक्ट जो होता है उनका क्या बनता है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। दिस शुगर यूज इन प्लांट्स एज एनर्जी सोर्सेज विच हेल्प देम टू ग्रो। ओके, तो ये जो शुगर जो बनती है फूड प्रोडक्ट के रूप में, ये जो होती है प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प करती है। देन शुगर मोलिक्यूल्स कंबाइन वट ईच अदर टू फॉर्म मोर कॉम्प्लेक्स carbohydrate like cellulose and starch and its structural material that is used in plant cell wall। सो जी ये जो पूरा मतलब फूड प्रोडक्ट बनाते हैं नहीं, काफ़ी सारे एक पूरा कॉम्प्लेक्स बना के कार्बोहाइड्रेट का पूरा कॉम्प्लेक्स बना के मतलब प्लांट्स की सेल वॉल जो होती है वहाँ तक पहुँचाते हैं, ताकि वो अपनी जो भी एक्टिविटीज़ उन्हें करनी है प्लांट्स में वो एनर्जी का यूज़ करके वो सारी एक्टिविटीज़ कर सकें। तो ये जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शंस हैं ये इन किस तरीके से हेल्पफुल होती है कि प्लांट्स की जो भी एक्टिविटी होती है उनको करवाने में ये एक एनर्जी के रूप में हेल्प करती है। ओके, सो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है बहुत ही सबसे इम्पोर्टेंट, मतलब पूरा प्रोसेस जो हम देख रहे हैं फोटोसिंथेसिस का, ये सबसे एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिज्म होता है, सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन होता है जो कि फोटोसिंथेसिस करने में हेल्पफुल करता है। तो हमारी मतलब लीफ की जो सेल होती है, सेल के अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट। वैसे तो सेल के अंदर काफ़ी तरह के प्लास्टिड होते हैं, बट जिन प्लास्टिड के अंदर क्लोरोफिल होता है उसे हम क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो हम यहाँ सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं कि क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर क्या होती है। ये फर्स्ट होता है इसमें आउटर मेम्ब्रेन एंड फिर ये होगी इनर मेम्ब्रेन एंड इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इनके दोनों मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस होता है उसे क्या बोलते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। उसके बाद स्ट्रोमा। स्ट्रोमा क्या होता है, ये बीच का यहाँ पे एक फ्लड होता है, बिल्कुल लिक्विड की तरह होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। एंड यहाँ पे एक ये राउंड शेप जो है उसे एक शेप जो है उसे हम बोलते हैं थाइलाकोइड। एंड ये पूरी राउंड शेप बन के थाइलाकोइड जो है उनके पूरे बंडल जो होते हैं, पूरे बंडल को हम क्या बोलते हैं, ग्रेनम। ठीक है, यहाँ नीचे लिखा हुआ भी है स्टैक ऑफ थाइलाकोइड। ये थाइलाकोइड मिलके क्या बनाते हैं, ग्रेनम। एंड उसके बाद है ये लेमेला, कि ये जो पूरे बंडल है ग्रेनम थाइलाकोइड के, ये सारे ग्रेनम थाइलाकोइड हैं, जो इनको आपस में अटैच करता है उसे हम क्या बोलते हैं, लेमेला। ओके, एंड इस थाइलाकोइड्स के अंदर क्या स्पेस होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, ल्यूमिन। ओके, सो इनसाइड ऑफ थाइलाकोइड, कि थाइलाकोइड के अंदर क्या कौन सी स्ट्रक्चर होती है, ल्यूमिन होती है। ओके, सो ये क्लोरोप्लास्ट जो होता है, इन क्लोरोप्लास्ट के अंदर मतलब पिगमेंट्स होते हैं हमारे जो कि लाइट को अब्जॉर्व करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हमने यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर तो देख लिया, अब हम देखते हैं पिगमेंट्स कहाँ पे होते हैं। तो ये हमने थाइलाकोइड जो देखा, ये थाइलाकोइड एक दूसरे से अटैच हो रहे हैं, जो इनकी यहाँ की ये लेयर्स होती हैं बीच की, इन लेयर्स में पिगमेंट्स होते हैं।
पिगमेंट्स होते हैं काफ़ी तरीके के होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी एंड ज़ैंथोफिल, कैरोटीनॉइड। तो ये सारे पिगमेंट्स जो होते हैं इन लेयर्स में होते हैं। ओके, सो ये सारे पिगमेंट्स जो होते हैं हेल्पफुल होते हैं फोटोसिंथेसिस कराने में। कि फोटोसिंथेसिस का मतलब ये है कि ये पूरा प्रोसेस जो होता है लाइट का यूज़ करके होता है ना। तो ओके, सो ये लाइट्स जो होती है कौन अब्जॉर्व करते हैं, पिगमेंट्स करते हैं। ओके, सो फर्स्ट मतलब इम्पोर्टेंट जो होता है क्लोरोफिल ए होता है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो होता है लाइट को अब्जॉर्व करता है। बट और बाकी पिगमेंट्स जो होते हैं जैसे कि क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल, कैरोटीनॉइड, ये जो होते हैं थोड़ी उनसे उससे कम मात्रा में लाइट को अब्जॉर्व करते हैं। मतलब इन तीनों को हम एक्सेसरी पिगमेंट्स भी बोलते हैं, जो ओनली जो होता है एक हेल्पफुल एक ऑर्गन की तरह उनको हेल्प करते हैं। सो ये हमने देख लिया क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर एंड क्लोरोफिल जो होता है कहाँ पे मिलता है, सारे पिगमेंट्स जो होते हैं कहाँ पे मिलते हैं यानी किस तरीके से यूज़फुल होते हैं वो हमने देखा है। सो नेक्स्ट हम देखेंगे प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये इम्पोर्टेंट है कि पूरा प्रोसेस जो होता है किस तरीके से होता है। कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस भी है, क्योंकि ये प्रोसेस जो होता है मेनली दो रिएक्शंस में होता है, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। की लाइट रिएक्शन में क्या होता है कि मतलब फोटोसिंथेसिस करने के लिए जो हमें लास्ट प्रोडक्ट बनाना है शुगर, उसके लिए हमें कुछ एनर्जी की ज़रूरत होती है, जैसे कि ATP एंड NADPH। तो ये जो एनर्जी होती है हम कौन सी रिएक्शन में बनाते हैं, लाइट रिएक्शन में। कि लाइट का यूज़ करके हम वो एनर्जी बनाते हैं एंड वो एनर्जी का यूज़ जो होते हैं बाद में डार्क रिएक्शन करके लास्ट प्रोडक्ट के रूप में हमें जो शुगर जो होती है वो एंड O2 मिलती है। ठीक है, तो फर्स्ट जो होती है हमारी लाइट रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन में हम और काफ़ी सारे प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं। जो फर्स्ट रिएक्शन जो है लाइट रिएक्शन, उसमें हम दो रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, साइक्लिक रिएक्शन एंड नॉन साइक्लिक रिएक्शन। तो साइक्लिक रिएक्शन जो होती है उसमें मतलब पूरा प्रोसेस जो होता है उसका लास्ट प्रोडक्ट जो होता है हमारे साइक्लिक रिएक्शन का, उसमें हम ATP और NADPH बनाते हैं। एंड नॉन साइक्लिक भी होती है, उसमें सिर्फ हम ATP बनाते हैं। तो ये जो होते हैं एक एनर्जी के रूप में एक एनर्जी की तरह यूज़ किए जाते हैं एंड लास्ट प्रोडक्ट हमारा बनता है। तो हम आगे डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि साइक्लिक नॉन साइक्लिक रिएक्शन जो होती है किस तरीके से फोटोसिंथेसिस में हेल्पफुल होती है। जैसे यहाँ पे कुछ थ्योरी है, सो हम ये देखते हैं। फर्स्ट, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन सेल ऑर्गेनल्स कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। ये हमने देख लिया कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट में होता है। नीचे करते हैं ये, एंड दिस ऑर्गेनल्स कंटेन ए ग्रीन कलर पिगमेंट क्लोरोफिल। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन कलरेशन ऑफ द लीव्स। की पत्तियाँ जो होती है वो ग्रीन कलर की किस वजह से होती है, क्लोरोफिल की वजह से। A leaf comprises a petiole, an epidermis and a lamina which is used for absorb of sunlight and carbon dioxide during photosynthesis। ओके, लीफ जो होती है उनकी मतलब सेल जो होती है, सेल के अंदर ही क्लोरोप्लास्ट होते हैं, क्लोरोफिल होते हैं, उनमें ये सब जो होते हैं हेल्प करते हैं सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्व करने के लिए। तो ये फोटोसिंथेसिस का हम प्रोसेस देखते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड एंड एंटर्स थ्रू द स्टोमेटा। ठीक है जी, जब हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो होता है स्टार्ट होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड किसके थ्रू जाती है, स्टोमेटा के थ्रू। हमने डायग्राम में देखा था ना स्टोमेटा कहाँ होता है, तो वो स्टोमेटा के थ्रू जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आती है एंड वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द रूट हेयर्स फ्रॉम द सॉइल एंड इज कैरिड टू द लीफ थ्रू द जाइलम वेसल्स। ठीक है, तो जाइलम वेसल्स जो होती हैं मतलब एक ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर होता है, वो ट्यूब स्ट्रक्चर के थ्रू जो होते हैं रूट से वाटर जो होता है एब्जॉर्ब करके यूज़ में लिया जाता है। पत्तियाँ जो होती हैं उनको वाटर को यूज़ में लेती हैं। फिर क्लोरोफिल अब्जॉर्ब्स द लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन टू स्प्लिट वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कि फिर उसके बाद क्लोरोफिल जो होता है लाइट को अब्जॉर्व करता है एंड H2O जो होता है उसको मतलब तोड़ देते हैं दो हिस्सों में, कि जैसे हमें H+ मिलता है
एंड O2 मिलती है एंड 1 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। सो ये इलेक्ट्रॉन जो होता है, इन इलेक्ट्रॉन का यूज़ करके ही हम जो होता है हमारा, जो मैंने लाइट रिएक्शंस में बताई थी कि लाइट रिएक्शन 2 तरीके से होती है, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक, एंड आगे जाके हम उनसे एनर्जी बनाते हैं। तो यहाँ पे हमें जो मतलब हमने क्लोरोफिल जो है उसने लाइट अब्जॉर्व करके H2O को जो स्प्लिट किया है, स्प्लिट करने से हमें हाइड्रोजन मिला एंड ऑक्सीजन मिली एंड 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। तो ऑक्सीजन जो होती है बाहर एनवायरनमेंट में बाहर की तरफ निकाल दी जाती है, एंड हाइड्रोजन जो होता है वो सेव करके रखा जाता है। एंड जो हमारे 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनका यूज़ करके साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक रिएक्शन होती हैं, एंड उनका जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है ATP एंड NADPH। कि ये जो एनर्जी वाले जो प्रोडक्ट होते हैं ATP एंड NADPH, इनका यूज़ करके हमारी डार्क रिएक्शन कंप्लीट की जाती है। ठीक है, सो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि ये हमारा प्रोसेस जो होता है किस तरीके से होता है। कि फर्स्ट जो हमने देखा कि प्लांट्स में जो लीफ होती है उसमें ना क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है। ठीक है, तो ये क्लोरोफिल जो होता है ना, ये क्लोरोफिल लाइट को ऑब्जॉर्व करके फर्स्ट जो वाटर मॉलिक्यूल होता है उसको तोड़ देता है। ठीक है, तोड़ने के बाद हमें इससे क्या मिलता है, H+ मिलता है एंड 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, O2 मिलती है। ठीक है, तो जो फर्स्ट इम्पोर्टेंट जो है हमारा 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उसका यूज़ करके हम एनर्जी बनाते हैं। ठीक है, जो आके हमारे रिएक्शन के लिए हेल्पफुल होती है। सो नेक्स्ट हम देखेंगे द हाइड्रोजन फ्रॉम water molecules and carbon dioxide absorbed from the air are used in the production of glucose। कि हाइड्रोजन फ्रॉम द वाटर मॉलिक्यूल्स, कि वाटर मॉलिक्यूल्स से जो हमें हाइड्रोजन मिला था एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो हमने ऑब्जर्व की थी एयर से, उसका यूज़ करके हम किस चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं, ग्लूकोज का। कि मैंने बताया था ना कि हाइड्रोजन जो होता है उसको सेव कर लिया जाता है, तो उस हाइड्रोजन का यूज़ करके एंड कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके डार्क रिएक्शन में हम क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। ठीक है, तो ये एक एनर्जी के लिए यूज़ किया जाता है प्लांट्स में। तो ऑक्सीजन इज लिबरेटेड आउट इनटू द एटमॉस्फेयर थ्रू द लीव्स एज ए वेस्ट प्रोडक्ट। तो इस बारे में भी हमने बता दिया है कि ऑक्सीजन जो होती है एक वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकाल दी जाती है। एंड ग्लूकोज इज ए सोर्सेस ऑफ फूड फॉर प्लांट्स दैट प्रोवाइड एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड इट स्टोर्ड इन रूट्स। की ग्लूकोज जो होता है प्लांट्स के लिए फूड के रूप में मतलब यूज़ किया जाता है, जो उन्हें एनर्जी प्रोवाइड करता है एंड उनको ग्रोथ करने के लिए हेल्पफुल होता है। एंड रूट्स जो होती हैं लीव्स में स्टोर कर लिया जाता है कि अगर लाइट नहीं मिलती है, अगर उनके पास एनर्जी नहीं है और उन्हें उस टाइम पे अपनी एक्टिविटीज़ करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है, तो ये स्टोर करके भी लीफ या रूट्स में इन एनर्जी को स्टोर करके बाद के यूज़ के लिए रखते हैं। ठीक है, तो ये स्टेप्स के थ्रू हमने समझा कि ये प्रोसेस जो होता है किस तरीके से होता है। ठीक है, सो नेक्स्ट हम कुछ डायग्राम देखेंगे। डायग्राम के थ्रू हम इजीली समझ सकेंगे कि ये प्रोसेस जो होता है किस किस तरीके से होता है। वैसे आई होप कि आप थ्योरी भी आपके लिए हेल्पफुल होगी, कि इस थ्योरी के बेसिस पे भी आप समझ गए होंगे कि ओवरऑल जो हमारा प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का वो किस तरीके से होता है। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं कि ये प्रोसेस के लिए कुछ डायग्राम होते हैं। वेट, फर्स्ट हम यहाँ पे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कुछ थ्योरी और मैंने ऐड की है, वो हम पहले देखते हैं। ठीक है, सो डायग्राम जो है हम बाद में देखेंगे। फर्स्ट हम थ्योरी के थ्रू जो है समझ लेते हैं कि ये पूरा प्रोसेस किस तरीके से होता है, और उसके बाद हम डायग्राम देखेंगे कि इससे आपके लिए हेल्पफुल होगा कि आप इजीली पूरा जो डायग्राम है समझ पाओगे। अगर मैं आपको पहले डायग्राम दिखाती हूँ तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये पूरा प्रोसेस जो है डायग्राम में किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट हम पहले यहाँ कुछ थ्योरी पढ़ते हैं एंड देन उसके बाद डायग्राम देखेंगे। सो कि पिगमेंट्स जो होते हैं वो मतलब क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसके अंदर काफ़ी सारे पिगमेंट होते हैं, जो बताया मैंने, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड
और ज़ेंथोफिल, ठीक है। और ये फोटोसिंथेसिस का जो मतलब पूरा प्रोसेस है वो 2 स्टेजेस में होता है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन एंड लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। जो डार्क रिएक्शन जो है उसे हम क्या बोलते हैं, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन एंड लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन जो होती है वो किस तरीके से होती है। हम सबसे पहले थ्योरी के बेसिस पे समझेंगे एंड फिर उसके बाद आगे डायग्राम देखते हैं। ये तो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन जो होती है वो किस तरीके से होती है। ये रिएक्शन जो होती है थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में होती है, ठीक है। कि मतलब ग्रेना थाइलाकोइड जो होता है उसकी मेम्ब्रेन जो होती है वहाँ पे ये लाइट रिएक्शन होती है। एंड इस रिएक्शन में क्या होता है कि पहले मैंने बताया था कि लाइट रिएक्शन जो होती है उसमें मतलब NADPH और ATP बनाया जाता है। तो यहाँ देखेंगे हम फोटोसिंथेसिस बिगिंस विद द लाइट रिएक्शन, कि फोटोसिंथेसिस जो होता है लाइट रिएक्शन से स्टार्ट होता है, कि सबसे पहले लाइट ऑब्जर्व की जाती है एंड रिएक्शंस होती है आगे। इसमें लाइट रिएक्शन टेक प्लेस इन द थाइलाकोइड मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ओके। द ग्रेना मेम्ब्रेन बाउंड शेक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड द थाइलाकोइड फंक्शन बाय गैदरिंग लाइट एंड इज कॉल्ड फोटोसिस्टम्स। कि ग्रेना मेम्ब्रेन जो होती है मतलब थाइलाकोइड, हमने देखा था ना कि पूरा बंडल लाइक स्ट्रक्चर होती है थाइलाकोइड ग्रेनम थाइलाकोइड जिसे बोलते हैं हम। तो उसकी आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वहाँ पर क्या होता है, फोटो सिस्टम होते हैं। फोटो सिस्टम मतलब PS1 और PS2 होते हैं जिसे हम फोटो सिस्टम बोलते हैं। और हमने ये भी बताया था मैंने कि पिगमेंट्स जो होते हैं, पिगमेंट जो क्लोरोफिल A क्लोरोफिल B हैं, ये पिगमेंट जो होते हैं ये भी ग्रेनम थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन पे ही होते हैं। तो मतलब ये उसका कॉम्प्लेक्स होता है पूरा, कि हमारे जितने भी पिगमेंट्स हैं उनका पूरा कॉम्प्लेक्स और प्रोटीन मॉलिक्यूल जो होते हैं ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिसे फोटो सिस्टम कहते हैं। फोटो सिस्टम ये 2 तरीके से होते हैं, फोटो सिस्टम A एंड फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2, ओके। तो इसमें क्या होता है कि फोटो सिस्टम 1 जो होता है वो 700 नैनोमीटर की लाइट जो होता है ऑब्जर्व करता है। एंड फोटो सिस्टम 2 जो होता है वो 680 नैनोमीटर की लाइट ऑब्जर्व करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो होता है लाइट रिएक्शन होती है PS1 में एंड PS2 में। तो इन लाइट रिएक्शन लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड टू ATP एंड NADPH विच यूज इन द सेकेंड फेज ऑफ द फोटोसिंथेसिस। तो ये भी मैंने बता दिया है कि लाइट रिएक्शन जो होती है उसमें ATP एंड NADPH बनते हैं एंड फोटोसिंथेसिस का सेकेंड फेज जो होता है उसमें ये यूज़ किए जाते हैं एनर्जी के लिए। And during the light reaction ATP and NADPH are generated by the 2 electron transported chain, water is used and oxygen is produced, ठीक है। तो हमने बताया था कि फर्स्ट हमने इसका H2O जो है उसको स्प्लिट किया था। तो स्प्लिट करने से जो हमें इलेक्ट्रॉन मिला था उस इलेक्ट्रॉन का यूज़ हमने लाइट रिएक्शन में किया। लाइट रिएक्शन में उस इलेक्ट्रॉन का यूज़ करके हमने मतलब एनर्जी बनाई एंड ऑक्सीजन बनाई, ऑक्सीजन को बाहर प्रोड्यूस कर दिया। एंड ये रिएक्शन है 2H2O 2 NADP एंड प्लस 3 ADP प्लस 3 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। इनकी रिएक्शन से क्या बना, O2 NADPH एंड ATP। तो O2 जो है एक वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में है इस प्रोसेस में एंड NADPH एंड 3 ATP ये हमारा प्रोडक्ट है। कि लाइट रिएक्शन जो हुई लाइट को ऑब्जर्व करके, कि लाइट रिएक्शन जो होती है लाइट की मतलब लाइट के थ्रू होती है, इसलिए इस रिएक्शन का नाम है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। एंड इसका मतलब ये पूरा प्रोसेस जो है लाइट रिएक्शन का ये हुआ ही किस लिए था कि हमें एक एनर्जी कंपाउंड बनाना था NADPH एंड ATP। तो हमने इस रिएक्शन के थ्रू ये बना लिया, फिर उसके बाद होती है हमारी लाइट रिएक्शन। अब इसमें एक इजीली डिफाइन किया हुआ है कि NADPH हमने ये इसमें मतलब ये रिएक्टेंट लिए एंड रिएक्टेंट के थ्रू हमने इनमें रिएक्शन हुई एंड हमें ये मतलब कंपाउंड मिल गए। बट ये मतलब जो ये रिएक्शन है ये भी कॉम्प्लेक्स होती है, इसे हम आगे स्ट्रक्चर में देखेंगे कि इसमें जो होते हैं साइक्लिक और नॉन साइक्लिक रिएक्शन होती है। और इलेक्ट्रॉन जो होता है मतलब फर्स्ट एक पूरा कॉम्प्लेक्स होता है PS1 का, PS2 का कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें वो 680 नैनोमीटर जो होता है उसकी लाइट जो होती है अब्जॉर्ब करता है।
एंड लाइट ऑब्जर्व करता है एंड इलेक्ट्रॉन आता है उसके पास, मतलब लाइट जो होती है वो फोटोन के रूप में आती है। तो लाइट मतलब इलेक्ट्रॉन उसके पास आते हैं, इलेक्ट्रॉन इतनी ज़्यादा लाइट की लेने के बाद वो बाहर की तरफ निकलते हैं। तो वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, उस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो होता है उस इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन लेने के बाद वो जो इलेक्ट्रॉन होता है फिर उसको बाहर की तरफ निकाला जाता है। फिर वो प्लास्टोक्वानिन, काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, प्लास्टोक्वानिन, साइटोक्रोम एंड प्लास्टोसाइनिन, ये इलेक्ट्रॉन जो होता है इन सब के पास जाता है। एंड ये मतलब ये जो भी मॉलिक्यूल्स हैं ये आगे की तरफ उन्हें भेजते रहते हैं। जैसे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है प्लास्टोक्वानिन के पास जाता है, फिर वहाँ से वो आगे की तरफ पास होता है साइटोसिन के बाद वो प्लास्टोसाइनिन को पास होता है। तो जो आगे की तरफ इलेक्ट्रॉन पास करते रहते हैं तो वहाँ से भी क्या होता है कि एनर्जी बनती है। वहाँ पे एडीपी से एटीपी बनता है, कि एडीपी जो होता है वो इस प्रोसेस में ऑलरेडी होता है, प्लांट्स में होता है एडीपी। और जब ये मतलब प्रोसेस हो रहा होता है तो एडीपी से क्या बनता है, एटीपी बनता है, ठीक है। तो फिर ये इलेक्ट्रॉन जाता है प्लास्टोसाइनिन के पास एंड में, एंड प्लास्टोसाइनिन से ये दोबारा ये मतलब इलेक्ट्रॉन जो होता है वो PS1 में जाता है। एंड PS1 जो होता है, PS1 भी एक कॉम्प्लेक्स होता है जिसे हम फोटो सिस्टम बोलते हैं। वहाँ पे भी लाइट आती है एंड फिर वही दोबारा प्रोसेस होता है कि वहाँ से भी इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाता है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो होता है उसे दोबारा बाहर की तरफ निकाल देता है, क्योंकि वहाँ पर जो होता है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लाइट को अब्जॉर्व किया जाता है, तो वहाँ पर एक प्रेशर पड़ता है। तो प्रेशर पड़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन जो होता है बाहर की तरफ निकलता है। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है फिर वो लास्ट में फेरोडॉक्सिन के पास जाता है, एंड फेरोडॉक्सिन से जो होता है वो मतलब एक लास्ट प्रोडक्ट बना लिया जाता है। लास्ट प्रोडक्ट बना के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, ये नॉन साइक्लिक प्रोसेस होता है। इस नॉन साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जहाँ से PS2 से निकला वहाँ पे वापस नहीं गया, तो ये होता है हमारा नॉन साइक्लिक प्रोसेस। और साइक्लिक प्रोसेस भी इसी तरीके से होता है, बट उसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन हमारा P सेकेंड से निकला है वहाँ पर ही वो पूरा प्रोसेस घूम के दोबारा P सेकेंड पे आ जाता है वो इलेक्ट्रॉन। तो वो हमारा साइक्लिक रिएक्शन होता है। जैसे इस नॉन साइक्लिक रिएक्शन में हमारी बीच में ATP बनी एंड लास्ट में फेरोडॉक्सिन के पास जब जाता है इलेक्ट्रॉन, वहाँ से जब इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट बना के निकलता है तो वहाँ पे भी NADP जो होता है, NADP से NADPH बनता है। नॉन साइक्लिक रिएक्शन जो होता है हमारा वहाँ पे ATP बनता है एंड NADPH बनता है। बट हमारा साइक्लिक रिएक्शन जो होती है इसमें सिर्फ 2 ATP बनते हैं, ओके। सो इस तरीके से हमारा साइक्लिक और नॉन साइक्लिक रिएक्शन होती है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में। और इन रिएक्शंस के थ्रू हमें एनर्जी प्रोवाइड होती है, ओके। हम देखेंगे लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। तो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन क्या होती है, दिस रिएक्शन इज़ कॉल्ड कार्बन फिक्सिंग रिएक्शन एंड शुगर मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स। की हमने वाटर मॉलिक्यूल का जो H था, H+ एंड कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके हम शुगर मॉलिक्यूल बनाते हैं एंड इनमें कार्बन फिक्सिंग होती है। ये पूरा प्रोसेस जो होता है 3 स्टेजेस में होता है। जैसे हमारी लाइट रिएक्शन जो थी वो 2 स्टेजेस में हो रही थी, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक। ऐसे ही लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन जो होती है, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन या डार्क रिएक्शन भी जिसे हम बोलते हैं, तो ये प्रोसेस जो होता है 3 स्टेजेस में होता है। फर्स्ट होता है इसमें कार्बन फिक्सिंग एंड सेकंड जो होता है रिडक्शन एंड थर्ड होता है रीजनरेशन, ठीक है। तो फर्स्ट जो होता है हमारा कार्बन फिक्सिंग में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक एंजाइम होता है RUBP, जिसका यूज़ करके क्या होता है कि मतलब शुगर मॉलिक्यूल्स बनाए जाते हैं। इसमें कार्बन की फिक्सिंग होती है कि कार्बन को ऐड करके मतलब CO2 का कार्बन एंड जो एंजाइम होता है वो 5 कार्बन मॉलिक्यूल एंजाइम होता है, उसका यूज़ करके हम मतलब 6 कार्बन की शुगर बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, कार्बन फिक्शन होता है एंड उसके बाद होता है हमारा रिडक्शन में क्या होता है कि NADPH जो होता है, NADPH का जो H होता है
एच का मतलब एच का यूज़ करके वहाँ पे NADP बनाया जाता है एंड उससे लास्ट प्रोडक्ट जो होता है हमारा मतलब 3 ग्लिसरेल्डिहाइड बनता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा रिडक्शन एंड लास्ट जो होता है रीजनरेशन। रीजनरेशन में क्या होता है कि मतलब हमारा एंजाइम जो होता है RUBP एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम से क्या होता है इस प्रोसेस को कंटिन्यू किया जाता है। उस प्रोसेस को कंटिन्यू करके आगे दोबारा से मतलब NADPH और ATP जो हम इस मतलब फर्स्ट हमने लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में जो हमने ये एनर्जी बनाई थी NADPH एंड ATP, उन एनर्जी का यूज़ इस रिएक्शन में करके ये प्रोसेस को जो होता है आगे की तरफ कंटिन्यू किया जाता है एंड लास्ट में जो होता है कि लास्ट में रीजनरेशन जो होता है वहाँ पर भी NADP से NADPH से NADP बनता है एंड ATP से ADP बनता है। तो वापस से ये साइकिल जो होती है दोबारा से स्टार्ट हो जाती है कि दोबारा से मतलब कार्बन का फिक्सेशन होता है एंड दोबारा से वो मॉलिक्यूल्स शुगर के मॉलिक्यूल्स बनाए जाते हैं रिएक्शन के थ्रू, इसलिए इसे रीजनरेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट ये कुछ पॉइंट्स देखते हैं हम। द डार्क रिएक्शन अकर इन द स्ट्रोमा, कि इससे इम्पोर्टेंट है कि हमने लाइट रिएक्शन हमारी कहाँ होती है, ग्रेनम थाइलाकोइड में, है ना, और हमारी डार्क रिएक्शन कहाँ पे होती है, स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा हमने देखा था ना कि प्लास्टना वो हमारे जो स्ट्रक्चर थी क्लोरोप्लास्ट की, क्लोरोप्लास्ट में फ्लड होता है अंदर की तरफ बिल्कुल, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, एंड वेयर दे यूटिलाइज द NADPH एंड ATP प्रोडक्ट्स ऑफ द लाइट रिएक्शन, कि लाइट रिएक्शन के जो हमारे प्रोडक्ट थे ATP एंड NADPH उसका यूज़ किया जाता है। एंड प्लांट्स कैप्चर द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, कि एटमॉस्फेयर से CO2 ली जाती है ऑस्मोसिस के थ्रू जो होती है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, ठीक है, एंड थ्रू द स्टोमेटा एंड प्रोसीड टू द कैल्विन फोटोसिंथेसिस साइकिल, की ये रिएक्शन जो होती है हमारा, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, कैल्विन साइकिल, की कैल्विन साइकिल होती है, उसमें ये हमारी पूरी रिएक्शन होती है एंड हमारा प्रोडक्ट बनता है। इन द कैल्विन साइकिल द ATP एंड ADPH फॉर्म ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन, की लाइट रिएक्शन से जो हमारे ये हमारी मतलब एनर्जी बनी थी, ड्राइव द रिएक्शन एंड कन्वर्ट 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू 1 शुगर मॉलिक्यूल एंड ग्लूकोज, की रिएक्शन जो होती है इस रिएक्शन में 6 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड से 1 शुगर मॉलिक्यूल बनाया जाता है। तो यहाँ पे ये रिएक्शन है CO2 3 CO2 प्लस 6 NADPH प्लस 5 H2O प्लस ATP, इनकी रिएक्शन से हमारे क्या बनता है 3 ग्लिसरेल्डिहाइड एंड प्लस 2H प्लस 6 NADP प्लस 9 ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनता है। ठीक है, तो ये जो होता है हमारा ग्लूकोज होता है एंड ये एनर्जी जो होती है ये प्रोसेस दोबारा स्टार्ट होगा कि मतलब प्लांट्स में ही ये एनर्जी दोबारा चली जाती है। ये जो मतलब NADP एंड ADP जो होते हैं ये अनयूजेबल मतलब एनर्जी होती है, इनका यूज़ नहीं किया जाता है, इसलिए इनको फर्स्ट जो होता है लाइट रिएक्शन में सबसे पहले हम इन्हें चेंज करते हैं, NADP को NADPH में एंड ADP को ATP में। इनको चेंज करने के बाद हम अपनी फिर ये रिएक्शन जो होती है इनको मतलब ये एनर्जी जो होती है उनको यूज़ किया जा सकता है। फिर हमारी डार्क रिएक्शन होती है, मेन रिएक्शन, जिसमें हमारा लास्ट प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो वो डार्क रिएक्शन जो होती है मेन, अगर अभी हमने ये देख लिया एंड अगर एक शॉर्ट वे में अगर हम देखें तो इस प्रोसेस में होता क्या है, सबसे पहले ये देखेंगे हम, मतलब ये हमने पढ़ लिए, इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो थे ये हमने पढ़ लिए। तो मैं एक बार दोबारा बताती हूँ कि ये हमारा डार्क रिएक्शन जो होती है वो किस तरीके से होती है। ठीक है, तो हमारी डार्क रिएक्शन जो होती है, डार्क रिएक्शन में क्या होता है कि मैंने बताया कि 3 स्टेजेस में होती है, इसमें कार्बन फिक्शन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन। ठीक है, तो फर्स्ट क्या होता है हमारा कार्बन फिक्शन होता है। कार्बन फिक्शन में क्या होती है कि एनवायरनमेंट से CO2 ली जाती है, CO2 एंड एक एंजाइम होता है RUBP जिसको रुबिस्को बोलते हैं। तो उस एंजाइम के थ्रू मतलब CO2 एंड 5 मतलब CO2 का जो 1 कार्बन होता है एंड रुबिस्को जो होता है RUBP वो 5 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, 5 कार्बन कंपाउंड होता है वो।
तो उसके 5 कार्बन जो होते हैं एंड उसका कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक कार्बन होता है वो मतलब ये दोनों कंबाइंड हो जाते हैं। रूबिस्को और CO2 जो होता है वो एक दूसरे से कंबाइंड हो जाते हैं एंड कंबाइंड होकर ये एक 6 कार्बन कंपाउंड बनाते हैं, 6 कार्बन का एक कंपाउंड बना लेते हैं। बट वो कार्बन कंपाउंड जो होता है वो स्प्लिट हो जाता है। स्प्लिट होकर क्या होता है कि वो मतलब 2 अलग अलग 3 कार्बन के कंपाउंड बन जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं 3PGA, मतलब फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो ये हमारा 3PGA जो होता है ये हमारे 3 कार्बन के अलग अलग कंपाउंड्स बन जाते हैं। तो ये कंपाउंड जो होते हैं मतलब अभी हमें ये मतलब 3 कार्बन के बने हैं, बट हमें 6 कार्बन का एक शुगर मोलिक्यूल बनाना है। तो इन शुगर मोलिक्यूल बनाने के लिए इस रिएक्शन को आगे कंटिन्यू करना होता है। तो आगे कंटिन्यू करने के लिए रिडक्शन प्रोसेस जो होता है हमारा, रिडक्शन प्रोसेस में होता है कि मतलब हमारे जो लास्ट हमें बना था मतलब 2 अलग अलग 3 कार्बन कंपाउंड जो बने थे हमारे, तो उसमें क्या होता है कि हमारा वो कंपाउंड जो था उस कंपाउंड में क्या होता है कि जो हमारी एनर्जी है NADPH एंड ATP वो उनका यूज़ करके रिडक्शन के प्रोसेस में उसको कन्वर्ट किया जाता है। कन्वर्ट करके हम G3P बनाते हैं। G3P मतलब कि ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट, 3 ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट बनाते हैं। एंड इसका जो NADPH जो होता है उसका H मॉलिक्यूल जो होता है उसको वो अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है, इसलिए इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। एंड नेक्स्ट उसमें क्या होता है कि रीजनरेशन के प्रोसेस में आगे जाके ये जो हमारा 3 कार्बन का जो कंपाउंड है वो आगे जाकर रूबिस्को के साथ अटैच होकर जो होता है 6 कार्बन का ग्लूकोज कंपाउंड बनाता है। तो रूबिस्को के साथ अटैच होकर वो 6 कार्बन की शुगर बनाता है, जो कि हमारा एक लास्ट प्रोडक्ट होता है। एंड रूबिस्को जो होता है कि 5 कार्बन का मोलिक्यूल होता है एंड यहाँ पे हमारे पास 3GP है। तो उसके बाकी बचे हुए जो कार्बन होते हैं वो आगे जाके मतलब आगे दोबारा आगे प्रोसेसिंग में आ जाते हैं, मतलब दोबारा दूसरा प्रोडक्ट बनाते हैं। तो इसलिए इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, रीजनरेशन। कि उसके बचे हुए कार्बन जो होते हैं कि हमारे पास मतलब यहाँ पे 5 कार्बन का कंपाउंड है रूबिस्को एंड उसके बाद क्या है हमारे पास 3 ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट है। तो वो क्या होता है कि उनके रिएक्शन जो होते हैं हमें सिर्फ 6 कार्बन का चाहिए होता है, तो बाकी जो कार्बन होते हैं वो आगे यूज़ किए जाते हैं। तो इसलिए इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रीजनरेशन भी बोलते हैं। तो और लास्ट प्रोडक्ट हमारा शुगर बन जाता है। तो इस तरीके से हमारी डार्क रिएक्शन होती है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये पूरा प्रोसेस जो होता है हमारा किस तरीके से होता है। तो नेक्स्ट हम आगे देखेंगे डायग्राम। तो अब हम डायग्राम देखते हैं, बट अगर हम सबसे पहले अगर डायग्राम देखते हैं तो आप यहाँ पे आपको कुछ भी समझ में नहीं आता, ठीक है। बट अब हमने पहले ही अच्छे से समझ लिया है कि पूरा प्रोसेस किस तरीके से हो रहा है, तो अब आप इजीली समझ सकते हो कि ये डायग्राम किस चीज़ का है। इस डायग्राम में मतलब क्या प्रोसेस हो रहा है। तो ये जो यहाँ पे है ये है हमारा लाइट रिएक्शन यानी कैल्विन साइकिल जहाँ लिखा हुआ है, ये कौन सा प्रोसेस है हमारा, कौन सी रिएक्शन है, डार्क रिएक्शन। ठीक है, ये हमारी डार्क रिएक्शन है एंड ये हमारी लाइट रिएक्शन है। और यहाँ पे ये जो डायग्राम है ये किस चीज़ का दिखाया गया है हमारा, ये है नॉन साइक्लिक रिएक्शन। मैंने बताया था ना कि लाइट रिएक्शन जो होती है उसके 2 पार्ट मतलब 2 स्टेजेस होती है, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक। तो ये उसमें से एक है नॉन साइक्लिक रिएक्शन। नॉन साइक्लिक रिएक्शन या इसे जेड रिएक्शन भी बोलते हैं, जेड स्कीम। किसमें यहाँ पे आप देख रहे हो ये रिएक्शन किस तरीके से जा रही है, जेड लाइक स्ट्रक्चर में, तो इसे हम जेड स्कीम भी बोलते हैं। ठीक है, इसी तरीके से साइक्लिक रिएक्शन होती है कि सेम ऐसे ही होता है, बट लास्ट में ये यहाँ बाहर की तरफ जो ये इलेक्ट्रॉन चला जाता है ये घूम के वापस ही हमारे फर्स्ट जो PS1 PS2 होता है उसके पास आ जाता है। तो वो हमारी क्या हो जाती है, साइक्लिक रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक रिएक्शन होती है। एंड सबसे पहले यहाँ देखते हैं ये डायग्राम है कि लाइट आती है, लाइट डिपेंडेंट, यहाँ कुछ ब्लर है थोड़ा, बट सबसे पहले लाइट ऑब्जर्व की जाती है। मतलब PS1 जो हमारा था जो एक पूरा कॉम्प्लेक्स था क्लोरोफिल एंड पिगमेंट्स का जो पूरा कॉम्प्लेक्स था वो जो होता है लाइट को ऑब्जर्व करते हैं। एंड ये H2 लेते हैं, H2 and CO2 उसका यूज़ करके O2 बनाते हैं।
एंड एनर्जी जो होती है, एनर्जी यहाँ से देखो ये निकल रही है ATP एंड NADPH, ठीक है। ये फर्स्ट हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइट रिएक्शन हो रही है। लाइट रिएक्शन में मतलब लाइट का यूज़ कर रहे हैं हम H2O एंड CO2 का, मतलब H2O का यूज़ करते हैं एंड CO2 भी बाद में हम CO2 इस प्रोसेस में यूज़ की जाती है। एंड यहाँ पे क्या होता है कि H2O एंड लाइट का यूज़ करके क्लोरोफिल में एंड पिगमेंट्स होते हैं जो लाइट को ऑब्जॉर्व करते हैं, उनका यूज़ करके हम कौन सी एनर्जी बनाते हैं, ATP एंड NADPH। तो ये एनर्जी जो होती है हमारे डार्क रिएक्शन में यूज़ होती है। डार्क रिएक्शन हमारी किस में होती है, केल्विन साइकिल में, ठीक है। तो ये केल्विन साइकिल में हमने ये एनर्जी का यूज़ किया, एनर्जी एंड CO2 का यूज़ किया। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें वो एंजाइम भी होता है रूबिस्को, जो इस प्रोसेस को, केल्विन साइकिल जो होता है इस प्रोसेस में इसको कंटिन्यू करता है। तो उनका यूज़ करके हम अपना कौन सा प्रोडक्ट बनाते हैं, C6H12O6, ठीक है, ग्लूकोज बनाते हैं। एंड इसमें केल्विन साइकिल जो होती है इसमें भी एक वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है हमारे, मतलब एनर्जी निकलती है एक NADP एंड EDP। ये एनर्जी वापस किस में जाती है, हमारे लाइट रिएक्शन में हमें, मतलब प्लांट्स में जो हमने कहा था कि पहले से ही NADP और EDP होती है, तो ये कहाँ से आती है, हमारी केल्विन साइकिल से। तो केल्विन साइकिल से बनके ये दोबारा हमारे लाइट रिएक्शन में जाती है। लाइट रिएक्शन में अनयूजेबल एनर्जी को कन्वर्ट करके यूज़ के लिए बनाया जाता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारे लाइट एंड डार्क रिएक्शन होती है। एंड लाइट रिएक्शन का जो नॉन साइक्लिक रिएक्शन होती है वो किस तरीके से होगी कि लाइट आती है फर्स्ट हमारा 680, जैसे एंटेना कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं कि 680 नैनोमीटर की लाइट को ऑब्जॉर्व करता है। फिर इसमें जो इलेक्ट्रॉन आता है, ये H2O को जो हमने स्प्लिट किया था ना, कि स्प्लिट करने से हमें जो 2 इलेक्ट्रॉन मिलता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास जाता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास जाता है। ज़्यादा लाइट आने की वजह से ये जो होता है बाहर की तरफ इसे मूव कर दिया जाता है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। तो ये पूरा प्रोसेस मैं बता चुकी हूँ, डायग्राम के थ्रू देख लो कि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास इलेक्ट्रॉन जाता है एंड ये एक्सेप्टर जो होता है फिर इलेक्ट्रॉन को बाहर की तरफ मूव कर देता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, कि जो पहले मैंने नाम लिया था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो होते हैं, मतलब कि प्लास्टोक्वानिन एंड साइटोसिन, ये सब जो होते हैं ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम होते हैं, ये उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे कुछ ट्रांसपोर्ट सिस्टम होते हैं। ट्रांसपोर्ट सिस्टम मैंने पहले बताया था, नाम बताया था कि प्लास्टोक्वानिन एंड साइटोसिन जो होता है, ये सब जो होते हैं इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं और एक दूसरे की तरफ पास करते हैं। जब एक दूसरे की तरफ पास करते हैं तो कुछ एनर्जी बनाते हैं, ATP, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है डायग्राम में, ATP बनाते हैं ट्रांसपोर्ट के टाइम में। एंड फिर ये इलेक्ट्रॉन जो होता है P हमारा फर्स्ट जो होता है 700 nm की मतलब लाइट ऑब्जॉर्व करता है, उसके पास जाता है। एंड फिर वहाँ से जो होता है इलेक्ट्रॉन को फिर वो भी बाहर की तरफ मूव कर देता है। फिर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, उसे एक्सेप्ट करता है एंड एक्सेप्ट करके वो फेरेडॉक्सिन के पास भेजता है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, फेरेडॉक्सिन होता है, फेरेडॉक्सिन के पास भेजता है। एंड फेरेडॉक्सिन जो होता है लास्ट हमारा एक प्रोडक्ट बनाता है एंड यहाँ पे वो NADP से NADPH बनाता है। तो हमारा जो लाइट रिएक्शन का मेन मोटिव जो था, हमें क्या बनाना था, एनर्जी बनानी थी। तो हमने यहाँ पे एक ATP मॉलिक्यूल बना लिया, एक मॉलिक्यूल बना लिया NADPH का, ठीक है। तो ये प्रोसेस हो गया कि फर्स्ट हम इम्पोर्टेंट यही होता है कि हमें एनर्जी बनानी होती है। एंड फिर केल्विन साइकिल, यहाँ पे जो है केल्विन साइकिल ये ड्रॉ करके ये एरो के थ्रू दिखाया गया है। ये एनर्जी जो हमने बनाई है ये आगे केल्विन साइकिल में जाती है। एंड केल्विन साइकिल जो होती है, केल्विन साइकिल में इन एनर्जी का यूज़ करके हमारा लास्ट प्रोडक्ट ग्लूकोज बनाया जाता है। ओके, सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड आप अच्छे से समझ गए होंगे कि ये प्रोसेस किस तरीके से होता है। सो वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।